आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नागवंश और सिंधु घाटी सभ्यता के वास्तविक इतिहास के बारे में। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले सुमेरियन लोग थे या भारत के मूल निवासी? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाग पूजा करते थे? क्या आज के भारत में रहने वाले कुछ लोग उसी सभ्यता के वंशज हैं? नाग पूजा की परंपरा, सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक इतिहास, सुमेरियन सभ्यता और सिंधु सभ्यता का संबंध, मात्र सत्तात्मक समाज, नागवंश के प्राचीन प्रमाण और नागवंश के राजा और उनकी परंपरा के बारे में। इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई है वो इन पुस्तकों पर आधारित है। पहली पुस्तक जो है उसका नाम है भारत के नाग। ये पुस्तक डॉक्टर नवल वियोगी द्वारा रचित है। दूसरी पुस्तक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास और तीसरी है नाग राजाओं का इतिहास। अगर आप इन पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागवंश और सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यमयी इतिहास के बारे में। इतिहास की किताबों में हमें बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। लेकिन क्या ये सच है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा इतिहास छुपा हुआ है जिसके बारे में हमें कभी सही तरीके से बताया ही नहीं गया? क्या सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग सुमेरियन थे या फिर यह सभ्यता भारत के मूल निवासियों द्वारा बसाई गई थी? और अगर ये सभ्यता भारत के मूल निवासियों की थी तो फिर आज भारत में रहने वाले कौन कौन लोग उनके वंशज हो सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब इतिहास के प्रमाणों और पुस्तकों के आधार पर समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाग पूजा की प्राचीन परंपरा, सिंधु घाटी सभ्यता के वास्तविक निर्माता, सुमेरियन सभ्यता से संबंध, मात्र सत्तात्मक समाज, नागवंश के प्राचीन प्रमाण, और ये भी जानेंगे कि आज भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नागवंश की परंपरा कैसे दिखाई देती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी जा रही है वो जानकारी हमने कौन सी पुस्तकों से ली है। इस वीडियो के लिए मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन किया गया है। पहली पुस्तक है, उसका नाम है भारत के नाग। जैसा कि अभी हमने बताया, उसके लेखक डॉक्टर नवल वियोगी हैं। इस पुस्तक में भारत के नागवंशियों का विस्तृत इतिहास बताया गया है। इसमें बताया गया है कि नाग कौन थे, उनका समाज कैसा था, भारत के नागवंश का विस्तार कैसे हुआ, नाग पूजा की परंपरा कैसे विकसित हुई। दूसरी पुस्तक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास। इस पुस्तक में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति, इसका विकास, इसका पतन कैसे हुआ और इस सभ्यता के लोग कौन थे। हमारी तीसरी पुस्तक का नाम है भारत के नाग राजा। इस पुस्तक में उन महान नाग राजाओं का इतिहास बताया गया है जिनका उल्लेख प्राचीन भारत के इतिहास में मिलता है। इसमें बताया गया है नाग राजाओं का शासन, उनका सांस्कृतिक प्रभाव और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नागवंश का विस्तार। अब बात करेंगे नाग पूजा की परंपरा के बारे में। आज भी भारत के अनेक क्षेत्रों में नाग पूजा की परंपरा मौजूद है। ये परंपरा केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी देखने को मिलती है। भारत के कई गांवों और कस्बों में आज भी प्रवेश द्वार पर नाग देवता का प्रतीक स्थापित किया जाता है। बहुत से लोग ग्राम देवता की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कई स्थानों पर ग्राम देवता का संबंध नागवंश से ही होता है। भारत में आज भी नाग पंचमी का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक के सुब्रमण्यम नाग मंदिर और तमिलनाडु के नागरकोटल नाग मंदिर नाग पूजा की प्राचीन परंपरा के प्रमाण हैं। भारत में नाग पूजा की परंपरा कितनी प्राचीन है और आज भी हमारे समाज में उनके अनेक प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या नाग पूजा केवल भारत तक ही सीमित थी
या फिर ये परंपरा दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि नाग पूजा केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह परंपरा प्राचीन काल में पूरी दुनिया में फैली हुई थी। भारत से लेकर मिस्र तक, मेसोपोटामिया से लेकर यूनान तक और एशिया से लेकर अफ्रीका तक नाग पूजा के अनेक प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने विभिन्न स्थानों पर खुदाई के दौरान नाग देवताओं की मूर्तियां, चित्र और प्रतीक खोजे हैं। ये सभी प्रमाण इस बात की ओर संकेत करते हैं कि नाग पूजा मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन धार्मिक परंपराओं में से ही एक रही है। प्राचीन सभ्यताओं में नाग को केवल एक जीव के रूप में नहीं देखा जाता था, उसे शक्ति, ज्ञान, संरक्षण और दिव्यता का प्रतीक माना जाता था। कई संस्कृतियों में नाग को पृथ्वी की ऊर्जा का रक्षक भी माना जाता था। कहीं उसे जल का देवता माना गया, कहीं उसे उर्वरता का प्रतीक माना गया और कहीं उसे रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी माना गया। यही कारण है कि विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताओं में नाग का विशेष महत्व दिखाई देता है। अगर हम प्राचीन मिस्र की सभ्यता को देखें तो वहाँ भी नाग का बहुत बड़ा महत्व था। मिस्र के राजाओं के मुकुट पर जो प्रतीक लगाया जाता था उसे ओरायस कहा जाता था। यह प्रतीक वास्तव में एक नाग का ही चित्र होता था। यह नाग देवी वाजेट का प्रतीक माना जाता था। मिस्र के लोग मानते थे कि यह नाग देवी राजा की रक्षा करती है और उसे शक्ति प्रदान करती है। इसलिए मिस्र के फराओं ने अपने मुकुट पर नाग का प्रतीक धारण किया। ये केवल सजावट के लिए नहीं था, बल्कि सत्ता और दिव्यता का भी प्रतीक था। अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता का अध्ययन करें तो वहाँ भी नाग से जुड़े अनेक प्रतीक मिलते हैं। मेसोपोटामिया की खुदाई में ऐसे कई चित्र मिले हैं जिनमें नाग को देवता के रूप में दर्शाया गया है। कई विद्वानों का मानना है कि नाग ज्ञान और रहस्य का प्रतीक है। कुछ चित्रों में नाग को वृक्ष के साथ दर्शाया गया है। ये वृक्ष जीवन का प्रतीक था और नाग उसकी रक्षा करता हुआ दिखाया गया है। यह दृश्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में भी देखने को मिलता है। प्राचीन यूनान में भी नाग का विशेष महत्व था। यूनानी चिकित्सा के देवता एक्सक्लेपियस के प्रतीक में भी नाग दिखाई देता है। आज भी चिकित्सा का जो प्रतीक प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक डंडे के चारों ओर नाग लिपटा हुआ होता है, उसकी उत्पत्ति इसी परंपरा से हुई है। यह प्रतीक ज्ञान, चिकित्सा और उपचार का प्रतिनिधित्व करता है। अफ्रीका की कई प्राचीन जनजातियों में भी नाग को पवित्र माना जाता था। कई अफ्रीकी संस्कृतियों में नाग को पूर्वजों का प्रतीक माना जाता था। कुछ जनजातियों में ये मान्यता थी कि नाग उनके पूर्वजों की आत्मा का रूप होता है, इसलिए नाग को मारना पाप माना जाता था। अगर हम एशिया के अन्य देशों को देखें तो वहाँ भी नाग पूजा की परंपरा दिखाई देती है। चीन में नाग को ड्रैगन के रूप में पूजा जाता है। चीन की संस्कृति में ड्रैगन शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। जापान और कोरिया में भी नाग से मिलते जुलते देवताओं का उल्लेख मिलता है। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन सभी देशों में नाग देवता से जुड़ी कई कहानियाँ और मंदिर मिलते हैं। कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंगकोर वाट के प्रवेश द्वार पर भी नाग की विशाल मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नाग पूजा का महत्व सबसे अधिक दिखाई देता है। भारत के लगभग हर क्षेत्र में नाग देवताओं के मंदिर मिल जाते हैं। उत्तर भारत में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में नाग देवताओं के अनेक मंदिर हैं। कर्नाटक में कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर नाग पूजा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तमिलनाडु में नागरकोटल मंदिर प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई नाग देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। कश्मीर के इतिहास में भी नागों का विशेष महत्व बताया गया है। नाग पूजा का संबंध केवल धार्मिक मान्यताओं से ही नहीं था, इनका संबंध प्रकृति से भी था। प्राचीन समाज प्रकृति के बहुत करीब था। लोग जानते थे कि नाग खेतों में चूहों को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं, इसीलिए उन्हें प्रकृति का रक्षक माना जाता था। धीरे धीरे ये मान्यता धार्मिक परंपरा में बदल गई। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द आता है, टोटेम। टोटेम का अर्थ होता है किसी कबीले या वंश का प्रतीक। टोटेम को कई जगह पर टोटम भी बोला जाता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हो
के टोटेम अलग है। प्राचीन समाज में कई कबीलों का एक विशेष प्रतीक होता था। किसी का प्रतीक शेर होता था, किसी का गरुड़ और किसी का हाथी। इसी प्रकार कुछ कबीलों का प्रतीक नाग था। जो लोग नाग को अपना टोटम मानते थे उन्हें नागवंशी कहा जाता था। वे नागों को अपना देवता मानते थे और उनकी पूजा करते थे। अब अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई को देखें तो वहाँ भी नाग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी से मिली कई मोहरों और मूर्तियों में नाग का चित्र दिखाई देता है। कुछ चित्रों में नाग को वृक्ष के साथ दिखाया गया है। यह इस बात का संकेत है कि उस समय वृक्ष पूजा और नाग पूजा दोनों प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की कई मूर्तियां मिली हैं। यह दर्शाता है कि उस समय समाज मातृ सत्तात्मक था और कई विद्वानों का मानना है कि मातृ देवी की पूजा करने वाले समाजों में नाग पूजा भी प्रचलित थी। इस प्रकार नाग पूजा और मातृ देवी की पूजा दोनों का संबंध एक ही सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इन सभी प्रमाणों से ये स्पष्ट होता है कि नाग पूजा कोई साधारण धार्मिक परंपरा नहीं थी। यह मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन मान्यताओं में से एक थी। भारत से लेकर मिस्र तक और एशिया से लेकर अफ्रीका तक इस परंपरा के प्रमाण मिलते हैं। इसी कारण कई विद्वान ये मानते हैं कि नाग पूजा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नाग पूजा इतनी प्राचीन और व्यापक थी तो इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से कैसे जुड़ता है? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नागवंशी थे और क्या यही लोग बाद में सुमेरियन सभ्यता के निर्माता बने? आगे हम अब इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने दो बातें महत्वपूर्ण समझी हैं। पहली थी, नाग पूजा केवल भारत तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया में प्रचलित थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि नाग को प्राचीन सभ्यताओं में शक्ति, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध नागवंश से था? क्या वे नाग की पूजा करने वाले लोग थे? और क्या नागवंशी ही सिंधु घाटी सभ्यता के वास्तविक निर्माता थे? इस विषय पर कई इतिहासकारों और विद्वानों ने शोध किया और उनके मतों में कई रोचक तथ्य सामने आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। इन नगरों की खुदाई से पता चलता है कि उस समय की सभ्यता अत्यंत विकसित थी। यहाँ सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान, नालियों की उन्नत व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं। इतनी विकसित सभ्यता होने के कारण इतिहासकार आज भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। पुरातत्वविदों ने जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की तो उन्हें कई प्रकार की मूर्तियां और प्रतीक मिले। इनमें से प्रमुख रूप से दो प्रकार की मूर्तियां मिली। पहली थी मातृ देवी की मूर्तियां और दूसरी पशु और नाग से जुड़े प्रतीक। मातृ देवी की मूर्तियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि उस समय समाज में मातृ सत्ता का प्रभाव था, यानी कि समाज में महिला को अधिक महत्व दिया जाता था और ये परंपरा उन समाजों में बनाई जाती थी जो प्रकृति और उर्वरता की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से मिली कई मोहरों में नाग जैसे प्रतीक दिखाई देते हैं। कुछ मोहरों में नाग को वृक्ष के साथ दिखाया गया है, कुछ में नाग के सामने मनुष्य खड़ा हुआ दिखाई देता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह दृश्य किसी धार्मिक अनुष्ठान का संकेत हो सकता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाग को एक पवित्र शक्ति के रूप में ही मानते थे। जैसा कि हमने अभी बात की कि प्राचीन समाज में टोटम परंपरा प्रचलित थी। टोटम का अर्थ होता है किसी कबीले या वंश का प्रतीक। कुछ कबीलों का प्रतीक शेर होता था, कुछ का गरुड़ और कुछ का नाग। जो लोग नाग को अपना टोटम मानते थे वे नागवंशी कहलाते थे। इस दृष्टि से ये संभव है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख समुदाय नाग को अपना टोटम मानते हों। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर नवल वियोगी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ मूल के थे। उनका मानना था कि ऋग्वेद में जिन लोगों को दस्यु, दास, असुर और यक्ष कहा गया है वे वास्तव में प्राचीन भारत के मूल निवासी थे और संभवतः यही लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे।
डॉक्टर नवल वियोगी का ये भी मानना है कि इन समुदायों में नाग पूजा की परंपरा प्रचलित थी, इसलिए इन्हें नागवंशी भी कहा जा सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध सुमेरियन सभ्यता से था? इतिहासकारों को मेसोपोटामिया की खुदाई में कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मोहरों के डिज़ाइन, व्यापारिक प्रतीक और सांस्कृतिक समानताएं। इससे ये सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के व्यापारी मेसोपोटामिया तक जाते थे। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कई क्षेत्रों से होता था। इनमें से प्रमुख क्षेत्र थे मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार में भी निपुण थे। लोथल का बंदरगाह इस बात का प्रमाण है कि उस समय समुद्री व्यापार विकसित था। सिंधु घाटी सभ्यता में मिली मातृ देवी की मूर्तियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि समाज में मातृसत्ता का प्रभाव था। मातृसत्ता का अर्थ है ऐसा समाज जिसमें माता या स्त्री को अधिक महत्व दिया जाता था। ऐसी सभ्यताओं में देवी की पूजा अधिक होती है और यह परंपरा भारत से लेकर मिस्र तक देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति से बहुत जुड़े हुए थे। वे वृक्षों, पशुओं और नदियों की पूजा करते थे। नाग भी उसी प्रकृति पूजा का एक हिस्सा था। नाग को पृथ्वी की शक्ति का प्रतीक माना जाता था, इसलिए संभव है कि नाग पूजा उस समाज की धार्मिक मान्यताओं का महत्वपूर्ण भाग रही हो। इतिहासकारों का मानना है कि नागवंशी समुदाय केवल एक स्थान पर ही नहीं रहते थे, वे भारत के अनेक क्षेत्रों में फैले हुए थे। उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत, सभी क्षेत्रों में नाग पूजा के प्रमाण मिलते हैं और इन सभी प्रमाणों से ये संकेत मिलता है कि नागवंशी समुदाय बहुत व्यापक था। भारत के कई आदिवासी समुदायों की परंपरा में आज भी नाग पूजा देखने को मिलती है। उनके त्योहारों, लोक कथाओं और प्रतीकों में नाग का विशेष स्थान होता है। इससे कुछ विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि प्राचीन नागवंशी समुदाय और आज के कुछ आदिवासी समुदायों के बीच सांस्कृतिक संबंध हो सकता है। आज के समय में नाग शब्द सुनते ही लोगों के मन में सर्प की छवि आती है, लेकिन प्राचीन काल में नाग शब्द का अर्थ केवल सर्प नहीं था। कई इतिहासकारों का मानना है कि नाग शब्द का प्रयोग एक विशेष समुदाय या कबीले के लिए भी किया जाता था। धीरे धीरे समय के साथ इसका अर्थ बदल गया और इसे सर्प से जोड़ दिया गया। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इतनी महान सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इतिहासकारों ने इसके कई कारण बताए हैं। प्राकृतिक आपदाएं, नदी का मार्ग बदलना, जलवायु परिवर्तन और बाहरी आक्रमण। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि बाद में आने वाले नए समुदायों के प्रभाव से सिंधु सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो उसके लोग अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। कुछ उत्तर भारत की ओर गए, कुछ दक्षिण भारत की ओर गए और कुछ पूर्वोत्तर भारत की ओर। इस कारण भारत के कई क्षेत्रों में नाग पूजा और मातृ देवी की पूजा की परंपरा देखने को मिलती है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और नाग पूजा के बीच एक गहरा सांस्कृतिक संबंध हो सकता है। हालांकि इस विषय पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि नाग पूजा और प्रकृति पूजा प्राचीन भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हो। अब अगला बड़ा प्रश्न ये है कि जब भारत में नए समुदाय आए तो नागवंश और उनकी सभ्यता का क्या हुआ? क्या नागवंशियों का प्रभाव समाप्त हो गया या फिर वे आज भी किसी रूप में हमारे समाज में मौजूद हैं? अब हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने ये समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता और नाग पूजा के बीच गहरा संबंध दिखाई देता है। हमने ये भी समझा कि नाग पूजा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई क्षेत्रों में प्रचलित थी। लेकिन इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब भारतीय उपमहाद्वीप में नए समुदायों का आगमन हुआ। कई इतिहासकारों के अनुसार इन्हीं घटनाओं के बाद भारत की प्राचीन नाग सभ्यता का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ और क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? भारतीय इतिहास का सबसे विवादित विषयों में से एक है आर्यों का आगमन। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मध्य एशिया के क्षेत्रों से भारत आए।
उनका मूल निवास स्थान कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र बताया जाता है। वहीं से वे धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में फैल गए। इनमें से एक शाखा ईरान की ओर गई और दूसरी शाखा भारतीय उपमहाद्वीप की ओर। ऐसा कहा जाता है कि भारत आने से पहले आर्य अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे और फिर धीरे धीरे पंजाब क्षेत्र में प्रवेश किया। जब आर्य भारत आए तब सिंधु घाटी सभ्यता पहले से ही अस्तित्व में थी या उसका अंतिम चरण चल रहा था। इस विषय पर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों के आने के समय तक सिंधु घाटी का पतन शुरू हो चुका था, जबकि कुछ अन्य विद्वान ये मानते हैं कि दोनों समुदायों के बीच संपर्क और संघर्ष हुआ था। ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका उपयोग विरोधी समुदाय के लिए किया गया है, जैसे कि दास, दस्यु और असुर। कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि ये शब्द उन समुदायों के लिए प्रयुक्त हुए होंगे जो पहले से भारत में रहते थे। संभव है इन समुदायों में नागवंश के लोग भी शामिल रहे हों। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नागों का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। महाभारत और पुराणों में भी नागों का वर्णन किया गया है। इन कथाओं में नागों को कभी शक्तिशाली राजा के रूप में दिखाया गया है तो कभी रहस्यमयी जीवों के रूप में। कुछ कथाओं में नागों और मनुष्यों के बीच संघर्ष का भी उल्लेख मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जन्मेजय का सर्प यज्ञ, इस कथा में कहा जाता है कि राजा जन्मेजय ने नागों का विनाश करने के लिए एक विशाल यज्ञ कराया था। हालांकि कई इतिहासकार इसे प्रतीकात्मक कथा मानते हैं। उनका मानना है कि यह कथा वास्तव में किसी प्राचीन संघर्ष का प्रतीक हो सकती है। अगर हम इतिहास को ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि समय के साथ नागवंशियों का राजनीतिक प्रभाव कम होने लगा। दूसरी सदी ईसा पूर्व तक भारत में कई नागराजाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होती गई। इसका कारण केवल एक नहीं था, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। भारत के इतिहास में दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर छठी सदी ईस्वी तक अनेक विदेशी आक्रमण हुए। इनमें से प्रमुख थे यूनानी, शक, कुषाण और होण। इन आक्रमणों के कारण भारत की राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया। कई प्राचीन राजवंश कमजोर हो गए और नई शक्तियां उभरकर सामने आई। संभव है कि इन परिवर्तनों का प्रभाव नागवंशी समुदायों पर भी पड़ा हो। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब नई धार्मिक परंपराएं स्थापित होती हैं तो पुराने देवी देवताओं और मान्यताओं का महत्व कम हो जाता है। भारत में भी समय के साथ कई धार्मिक धाराएं विकसित हुई। वैदिक परंपरा के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हुआ। इन सभी परिवर्तनों ने समाज की धार्मिक संरचना को प्रभावित किया। समय के साथ नागों की छवि भी बदलने लगी। प्राचीन काल में नागों को देवता और राजा के रूप में देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोक कथाओं में नागों को सर्प रूप में दर्शाया जाने लगा। इससे नाग शब्द का अर्थ बदल गया। जो पहले एक समुदाय या कबीले का प्रतीक था, अब वह धीरे धीरे सर्प के अर्थ में प्रयोग होने लगा। हालांकि नाग सभ्यता का राजनीतिक प्रभाव कम हो गया, लेकिन भारतीय कला और संस्कृति में नागों का महत्व बना रहा। मंदिरों की मूर्तियों में नागों को विशेष स्थान दिया गया। नाग देवता को जल और पृथ्वी का रक्षक माना गया। कई मंदिरों में आज भी नाग देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। हिमालय के कई क्षेत्रों में नाग देवताओं की पूजा अब भी की जाती है। हिमाचल प्रदेश की कई घाटियों में नाग देवताओं के मंदिर हैं। कुल्लू, कांगड़ा और चंबा क्षेत्रों में नाग देवता को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। इसी प्रकार उत्तराखंड और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी नाग पूजा की परंपरा मौजूद है। पूर्वोत्तर भारत के कई समुदायों में भी नाग से जुड़े प्रतीक मिलते हैं। नागालैंड राज्य का नाम ही नागों के नाम पर पड़ा है। हालांकि आधुनिक नागा जनजातियों और प्राचीन नागवंशियों के संबंध पर इतिहासकारों के बीच अलग अलग मत हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि नाग प्रतीक का प्रभाव बहुत व्यापक रहा है। दक्षिण भारत में नाग पूजा की परंपरा आज भी बहुत मजबूत है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नाग देवताओं के अनेक मंदिर हैं। कई घरों के आंगन में भी नाग देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। भले ही नाग सभ्यता का राजनीतिक प्रभाव कम हो गया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। भारत के कई शहरों के नाम नागों से जुड़े हैं, जैसे नागपुर, नागौर, नागदा।
ये नाम ये दर्शाते हैं कि नागवंश का प्रभाव एक समय बहुत व्यापक रहा होगा। कई इतिहासकारों का मानना है कि नागवंशियों का इतिहास भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चा किया गया अध्याय है। पुरातात्विक प्रमाण, लोक परंपराएं और धार्मिक प्रतीक, इन सभी में नागों की उपस्थिति दिखाई देती है, लेकिन इस विषय पर अभी भी बहुत शोध की आवश्यकता है। इतिहास हमें ये बताता है कि सभ्यताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। कुछ सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन उनकी संस्कृति और परंपराएं समाज में बनी रहती हैं। नाग सभ्यता के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। राजनीतिक शक्ति भले ही समाप्त हो गई हों, लेकिन नाग पूजा और उससे जुड़ी परंपराएं आज भी जीवित हैं। प्रश्न अब ये उठता है कि अगर नाग सभ्यता इतनी प्राचीन और व्यापक थी, तो क्या आज भी भारत में ऐसे समुदाय मौजूद हैं जो स्वयं को नागवंशी मानते हैं? और क्या आज के कुछ समाज प्राचीन नागवंश के वंशज हो सकते हैं? आगे इस वीडियो में अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। इतिहासकारों के अनुसार नागवंश केवल एक छोटे क्षेत्र तक सीमित नहीं था। नागवंशी समुदाय भारत के अनेक क्षेत्रों में फैले हुए थे। उनका प्रभाव उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पूर्वोत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक दिखाई देता है। कश्मीर, हिमालय की घाटियाँ, मध्य भारत, महाराष्ट्र, बिहार, असम और दक्षिण भारत, इन सभी क्षेत्रों में नाग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। ये इस बात का संकेत है कि नागवंश का विस्तार बहुत ही व्यापक रहा होगा। कश्मीर के प्राचीन इतिहास में नागों का विशेष उल्लेख मिलता है। कई प्राचीन ग्रंथों में कश्मीर को नागों की भूमि कहा गया है। कश्मीर में कई झीलों और जल स्रोतों के नाम भी नागों से जुड़े हुए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में कश्मीर क्षेत्र नागवंशियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा, कुल्लू और चंबा घाटियों में भी आज तक नाग देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में नाग देवताओं को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। मध्य भारत के इतिहास में भी नागवंशी राजाओं का उल्लेख मिलता है। इतिहास में नागवंश के कई राजाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया। कुछ प्राचीन अभिलेखों में नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है जो दूसरी से चौथी सदी के बीच शासन करते थे। इनमें पद्मावती, विदिशा और मथुरा जैसे क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है और ये उल्लेख दर्शाता है कि नागवंशी राजाओं का राजनीतिक प्रभाव भी था। महाराष्ट्र में स्थित नागपुर शहर का नाम भी नागों से जुड़ा हुआ माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र में नाग पूजा का प्रचलन बहुत प्राचीन रहा है। विदर्भ क्षेत्र में मानव सभ्यता के अत्यंत प्राचीन प्रमाण भी मिले हैं। इस कारण कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इस क्षेत्र का संबंध प्राचीन नागवंशी समुदायों से हो सकता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी नाग नाम से जुड़े समुदाय मिलते हैं। नागालैंड राज्य का नाम भी नागों से जुड़ा हुआ है। यहाँ कई जनजातियाँ हैं जिनके नाम में नाग आता है। हालांकि आधुनिक नागा जनजातियों और प्राचीन नागवंश के संबंध पर इतिहासकारों के बीच अलग अलग मत हैं, फिर भी ये स्पष्ट है कि नाग प्रतीक का प्रभाव यहाँ भी दिखाई देता है। भारत के कई आदिवासी समुदायों में आज भी नाग पूजा की परंपरा मौजूद है। उनकी लोक परंपराओं, त्योहारों और धार्मिक प्रतीकों में नाग का विशेष स्थान होता है। कई समुदाय अपने टोटम के रूप में नाग को मानते हैं। ये परंपरा प्राचीन टोटम संस्कृति की याद दिलाती है, जिनमें किसी कबीले का एक विशेष प्रतीक होता था। एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी जरूरी है कि नागवंश किसी एक जाति का नाम नहीं था। संभव है कि प्राचीन काल में नाग शब्द का उपयोग कई अलग अलग समुदायों के लिए किया जाता रहा हो। समय के साथ साथ ये समुदाय अलग अलग जातियों और समूहों में विभाजित हो गए। इस कारण आज यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि कौन सा समुदाय सीधे नागवंश से जुड़ा हुआ है। आज भी भारत की संस्कृति में नाग का विशेष महत्व दिखाई देता है। नागपंचमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। मंदिरों में नाग देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। भगवान शिव के गले में भी नाग का चित्रण किया जाता है। भगवान विष्णु को भी शेषनाग पर शयन करते हुए दिखाया जाता है। ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि नाग प्रतीक भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई हैं। आज भी पुरातत्वविद और इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन भारतीय इतिहास पर शोध कर रहे हैं। नई नई खोजों के माध्यम से इतिहास के कई रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। संभव है कि भविष्य में नागवंश
और सिंधु सभ्यता के संबंध में और भी नए प्रमाण मिले। इतिहास का अध्ययन हमें ये सिखाता है कि सभ्यताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। कुछ सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन उनकी संस्कृति और परंपराएं समाज में जीवित रहती हैं। नाग सभ्यता के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। भले ही नागवंश का राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया, लेकिन नाग पूजा और उससे जुड़ी सांस्कृतिक परंपराएं आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। नागवंश का इतिहास केवल एक समुदाय का इतिहास नहीं है। ये भारतीय सभ्यता के उस प्राचीन अध्याय की कहानी है जो हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति में जीवित है। और ये इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन और विविध रही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।